हॉलीवुड डायरी के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम आपकी डिमांड पर 2003 में आई हॉलीवुड मूवी रॉन्ग टर्न को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इस फिल्म की कहानी में जब भी कोई रॉन्ग टर्न लेकर बियर माउंटेन रोड पे जाता था तो वहां मौजूद कैनिबल्स, जिन्हें हमारी भाषा में नरबख्ची या आदमखोर भी बोलते हैं, वहां आने वाले लोगों का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाते थे। इस फिल्म को रॉब स्मिथ ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में डेस्मंड हैरिंगटन, एलिजा डुश्कू, एमेनुअल और जेरेमी सिस्टो है। और आज का शॉट आउट जाता है मोनाली, आराधना, नईमा, मुस्कान और निहारिका को। तो आप सभी का हॉलीवुड डायरी को प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, हमेशा की तरह आगे बढ़ने के पहले हम इस बार भी आपको बता दें कि ये वीडियो भी स्पॉइलर से भरा हुआ होगा। फिल्म की शुरुआत में हम दो स्टूडेंट्स रिचर्ड और हैली को देखते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि रिचर्ड उस चट्टान के ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन हैली ऊपर चढ़ने में थोड़ा स्ट्रगल कर रही होती है। यहाँ हैली रिचर्ड से हेल्प भी मांगती और फिर कोई रिचर्ड को मारकर वहाँ फेंक देता है और उसकी खून की बूंदें हैली पर भी गिरती है। यहाँ हैली बहुत ज़्यादा डर जाती है और तभी कोई रिचर्ड की बॉडी को ऊपर से नीचे फेंकता है और हैली को ऊपर की ओर खींचने लगता है। हैली तुरंत वो रस्सी काट देती है और हैली नीचे रिचर्ड की बॉडी के पास गिरती है। और इसी दौरान हैली को झाड़ियों में से किसी की आवाज़ें भी आती है। तभी हैली वहाँ से भागती है, लेकिन इससे पहले कि हैली अपनी गाड़ी तक पहुँचती, उसका पैर कांटे वाले तारों में फंसता है और वो वहीं गिर जाती है। और फिर कोई पीछे से हैली को खींच लेता है और यहाँ हमें हैली की चीखें सुनाई देती है। मतलब साफ है, वो जो भी है उसने हैली को मार दिया है। आगे की सीन में हम कुछ ऐसे पेपर्स की डिटेल्स देखते हैं जिसमें ऐसे लोगों का जिक्र था जो कि इन्फेक्टेड होने के बाद म्यूटेंट में चेंज हो गए थे और वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक और भद्दे थे, लेकिन उनकी दर्द सहने की क्षमता और ताकत नॉर्मल इंसानों से ज्यादा थी। इसके बाद हम एक क्रिस नाम के मेडिकल स्टूडेंट को देखते हैं जो कि जॉब के इंटरव्यू के लिए वेस्ट वर्जीनिया जा रहा होता है। यहाँ कार के रेडियो में न्यूज आ रहा था जिसमें हैली और रिचर्डसन की मिसिंग होने की भी खबर थी। आगे क्रिस को रोड में केमिकल गिरने के कारण रोड जाम मिलता है और जब तक वो केमिकल रोड से साफ नहीं हो जाता कोई भी गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी। लेकिन क्रिस इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा था और वो वहाँ नहीं रुक सकता था, इसलिए वो दूसरे रास्ते से जाने का निर्णय लेता है। यहाँ क्रिस के मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था और फिर वो कॉल करने के लिए एक गैस स्टेशन पर जाता है, लेकिन वहाँ का फ़ोन भी बंद था और वो गैस स्टेशन का मालिक एक बूढ़ा और अजीब आदमी था और वो क्रिस के सवालों का भी सही तरीके से जवाब नहीं दे रहा था। वहीं क्रिस को मैप में एक कच्चा रास्ता दिखता है जो कि हाईवे के पैरेलल ही था और ये रोड ही बियर माउंटेन रोड था और फिर क्रिस इसी रोड से जाता है। उस रोड पर क्रिस को एक मरा हुआ हिरन दिखता है जिस कारण क्रिस का ध्यान भटकता है और फिर क्रिस रोड पे खड़ी हुई एक कार को ठोक देता है और इस एक्सीडेंट में क्रिस की कार भी टूट जाती है। और ये कार 5 दोस्तों की थी जो कि हाइकिंग ट्रिप पर जा रहे थे और ये 5 दोस्त जेसी, कार्ली, उसका मंगेतर स्कॉट और एक कपल इवान और फ्रेंची है। और पहले इन लोगों को लगा कि किसी ने रास्ते में कटीले तार फेंक दिए हैं जिस कारण इनकी कार का टायर पंचर हो गया है। तभी जेसी को वहाँ कांटे वाले तार पेड़ से बंधे मिलते हैं। मतलब साफ है कि किसी ने जानबूझकर रोड पर वो वायर्स बिछाए थे ताकि आने वाली गाड़ी का टायर पंचर हो जाए। इसके बाद इवान और फ्रेंची वही कार के पास रुकते हैं और बाकी लोग हेल्प की तलाश में आगे जाते हैं। आगे क्रिस, जेसी, कार्ली और स्कॉट को जंगल में आग दिखती है जिसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि किसी ने टायर और लकड़ियाँ इकट्ठी कर ये आग जलाई है। मतलब साफ था कि इन लोगों के अलावा भी उस जंगल में कोई और मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ फ्रेंची क्रिस के कार में बैठ के कुछ खा रही होती है और चीज़ों को देख रही होती है। तभी उसे ये रियलाइज़ होता है कि इवान वहाँ नहीं है और फिर वो इवान को आवाज़ देती है और फिर वो उसको ढूंढते हुए झाड़ियों में जाती है जहाँ सबसे पहले उसे इवान का जूता दिखता है और फिर उसका कटा हुआ कान। ये देखकर फ्रेंची बहुत डर जाती है और इसके पहले कि फ्रेंची वहाँ से भागती, कोई इसके पीछे आता है और उसके मुंह को कांटे वाले वायर से बांध देता है जिस कारण उसका फेस कटते जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस, जेसी, कार्ली और स्कॉट जंगल के बीच में एक केबिन के पास पहुँचते हैं और वहाँ उन्हें कई सारी गाड़ियाँ भी दिखती है। ये लोग उस कैबिन के अंदर जाते हैं ताकि वहां रहने वाले लोगों के फोन से कॉल कर हेल्प बुला सके। इन लोगों को वहां गंदगी और बहुत सारा सामान दिखता है
इसके अलावा गाड़ियों की कई सारी चाबियां और कांटे वाले वायर भी मिलते हैं। इसके बाद इन लोगों को वहां बाथरूम और फ्रिज के अंदर इंसानों के बॉडी के पार्ट भी मिलते हैं। ये देखते ही ये लोग डर जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि इन लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और फिर जब ये सभी उस कैबिन से बाहर निकलने वाले होते हैं तभी वहाँ एक ट्रक आती दिखती है जो कि उनकी कार को टो करके वहाँ ला रही होती है। इस ट्रक में वही कैनिबल्स थे जो इस घर में रहते थे और ये लोग अब इस घर से कहीं भाग भी नहीं पाते और फिर ये लोग इसी घर में छिप जाते हैं। यहाँ ये लोग देखते हैं कि उन आदमखोरों के पास कई सारे डेडली वेपन्स भी हैं, जैसे बंदूक, चाकू और दूसरे तरीके के हथियार भी। और फिर ये लोग देखते हैं कि उन कैनिबल्स ने फ्रेंची को मारकर उसकी लाश अपने साथ लाई है। इसके बाद ये आदमखोर फ्रेंची की डेड बॉडी के टुकड़े कर उसे कच्चा ही खाने लगते हैं। यहाँ ये लोग ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और फिर खाने के बाद जब वो कैनिबल्स सो जाते हैं तब ये लोग वहाँ से निकलते हैं। लेकिन उसी दौरान एक कैनिबल इन्हें वहाँ से भागते देख लेता है और फिर वो लोग इनका पीछा करते हैं और फिर ये लोग भागते हुए एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ इन्हें कई सारी कारें दिखती हैं और इन कारों पर खून भी लगा होता है। मतलब साफ है कि जो भी लोग मिसिंग थे ये उन लोगों की ही कार है और इन आदमखोरों ने उन्हें मारकर खा लिया है। इसी दौरान वो कैनिबल्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं और हम देख सकते हैं कि ये 3 हैं और इनका नाम 3 फिंगर्स, सॉटूथ और 1 आई है। इसके आगे के पार्ट्स में ये बताया गया है कि इनका नाम ऐसा क्यों है, जैसे कि 3 फिंगर्स ने अपनी 2 उंगलियों को ही चबा लिया था और अब उसके पास सिर्फ 3 ही फिंगर्स हैं। वहीं 1 आई ने अपनी एक आँख निकाल के ही खा लिया था और सॉटूथ अपने दांतों को दीवारों पर रगड़ता रहता था। हम वापस मूवी में आते हैं। यहाँ क्रिस वहाँ से भागने का एक प्लान बनाता है और वो इन कैनिबल्स का ध्यान भटकाने के लिए झाड़ियों की ओर भागता है। तभी कैनिबल्स उस पर गोलियां चलाते हैं और फिर उसमें से एक गोली उसके पैर में लग जाती है और वो घायल हो जाता है और फिर ये कैनिबल्स क्रिस की ओर बढ़ते हैं। तभी क्रिस को बचाने के लिए स्कॉट दूसरी ओर भागता है और ये कैनिबल्स स्कॉट पर भी गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो बचकर झाड़ियों में भाग जाता है और फिर ये कैनिबल्स स्कॉट के पीछे झाड़ियों में जाते हैं। वहीं इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो दोनों लड़कियां क्रिस को लेकर गाड़ी के पास आ जाती हैं। यहाँ गाड़ी में इन्हें इवान की डेड बॉडी भी दिखती है। ये लोग कैनिबल्स की गाड़ी लेकर वहाँ से भागते हैं और दूसरी ओर वो कैनिबल स्कॉट का जंगलों में पीछा कर रहे होते हैं। आगे इन लोगों को स्कॉट जंगल में भागते दिखता है और फिर जब स्कॉट कार की ओर भाग रहा होता है तभी ये कैनिबल्स उस पर तीर मारते हैं और स्कॉट की भी वहीं डेथ हो जाती है और ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों कैनिबल्स स्कॉट की डेड बॉडी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि इन कैनिबल्स ने गाड़ी का पीछा क्यों नहीं किया, तो इसका आंसर ये है कि ये लोग इस जंगल के चप्पे चप्पे को जानते थे। आगे हम देखते हैं कि इन लोगों की गाड़ी एक डेड एंड पर रुक जाती है और पीछे करते समय एक गड्ढे में फंस जाती है। इसके बाद मजबूरन इन लोगों को वापस पैदल चलना पड़ता है। यहाँ हम देखते हैं कि कार्ली स्कॉट की मौत से बहुत ज़्यादा दुखी है और जैसी उसे संभालती है। इसके बाद जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इन लोगों को जंगल में कई सारे फंदे भी दिखते हैं। यहाँ किस्मत से ये लोग उन फंदों से बच जाते हैं और फिर इन लोगों को अंधेरा होने के पहले उस जंगल में एक पुराना वॉच टावर दिखता है। ये तीनों उस वॉच टावर में जाते हैं और वहाँ मौजूद रेडियो से संपर्क कर हेल्प मांगते हैं, लेकिन वहाँ इन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं आता। तभी क्रिस की नज़र उन कैनिबल्स पे पड़ती है जो कि उस वॉच टावर की ओर ही आ रहे होते हैं। जब ये कैनिबल्स वॉच टावर के पास से गुजर रहे होते हैं तभी इन लोगों को रेडियो पे रिप्लाई आता है और उसकी आवाज़ सुनकर ये कैनिबल समझ जाते हैं कि ये लोग उस टावर में ही है और फिर क्रिस उस चैम्बर के गेट को बंद कर उस पर भारी सामान रख देता है। जब ये कैनिबल्स उस टावर के अंदर नहीं आ पाते तो वो लोग उस टावर को बाहर से जला देते हैं और अब ये लोग वहाँ फंस जाते हैं और फिर ये लोग वहाँ से बचने के लिए बाजू वाले पेड़ पे छलांग लगाते हैं। तभी वो कैनिबल्स भी समझ जाते हैं कि ये लोग पेड़ पर चढ़कर वहाँ से भाग रहे हैं और फिर 3 फिंगर्स भी पेड़ पर चढ़ जाता है। यहाँ ये तीनों एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चढ़कर वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी कैनिबल्स उन पर तीरों से हमला करते हैं और फिर 3 फिंगर्स को कार्ली दिख जाती है। वो कार्ली पर कुल्हाड़ी से वार कर उसका सिर काट देता है और कार्ली की भी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद जेसी और चार्ली 3 फिंगर्स को ट्रैप में फंसाकर पेड़ से नीचे गिरा देते हैं और वहाँ से अंधेरे का फ़ायदा उठाकर निकल जाते हैं। ये लोग
वहाँ से निकल के एक झरने के पास गुफा में छिप जाते हैं और अंधेरा होने के कारण वो कैनिबल्स इन्हें ढूंढ नहीं पाते और ये दोनों पूरी रात वहीं रुकते हैं। सुबह होने पर ये दोनों वहाँ से निकलते हैं और फिर फाइनली रोड के पास पहुँच जाते हैं। तभी वो कैनिबल्स इन दोनों पर अटैक करते हैं और चार्ली रोड की तरफ नीचे की ओर गिर जाता है और फिर वन आई जेसी को उठाकर ले जाता है। इसी दौरान चार्ली की नज़र रोड पर पड़ती है जहां एक पुलिस वैन आ रही होती है। वो भागकर उस पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और उसे ये सारी बातें बताता है। तभी सौतूत उस पुलिस ऑफिसर पे भी तीर मारता है जो उसकी आंखें फाड़ते हुए उसके सिर से बाहर आ जाती है और वो पुलिस ऑफिसर की वहीं डेथ हो जाती है। इसके बाद चार्ली उस वैन को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर सौतूत उस पर भी तीर से अटैक करता है और फिर चार्ली छिप जाता है। सौतूत वहाँ आता है और पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी को वैन में रखकर वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान चार्ली भी उस वैन के नीचे लटक कर उसके साथ आता है। वहीं दूसरी तरफ वन आई केविन के अंदर जेसिका का गला चाकू से काटने वाला होता है और तभी उसे कार की आवाज़ आती है। वो देखता है कि सौतूत एक डेड बॉडी लेकर वहाँ आ रहा है और फिर वो डेड बॉडी को अंदर लाने में सौतूत की हेल्प करता है और फिर सौतूत उस पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी के भी टुकड़े कर देता है। तभी उसकी नज़र जेसी पर जाती है और फिर वो जेसी को मारने उसके पास आता है। तभी चार्ली उस केविन के दरवाजे में आग लगा देता है और फिर सौतूत जब दरवाजे के पास आता है तो चार्ली कार से उस दरवाजे को तोड़ते हुए सौतूत पर गाड़ी चढ़ा देता है। चार्ली वन आई पर भी आग फेंकता है और फिर जब वो जेसी का हाथ खोल रहा होता है तब वन आई उस पर अटैक करता है। यहाँ जेसी वन आई को तीर से मारकर चार्ली को बचाती है। चार्ली और जेसी जब वहां से भाग रहे होते हैं तभी थ्री फिंगर्स उन पर अटैक कर देता है। यहाँ जेसी और चार्ली थ्री फिंगर्स से फाइट करते हैं और जेसी उसे कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर देती है। यहाँ ये तीनों कैनिबल्स घायल तो हो गए थे पर अभी भी मरे नहीं थे और चार्ली के पास जो गन थी उसमें भी सिर्फ एक ही गोली थी। इसके बाद चार्ली फ्यूल टैंक को शूट कर उस पूरे केविन को उड़ा देता है जिस कारण वो पूरा घर जल जाता है और फिर चार्ली और जेसी उन कैनिबल्स की ट्रक को लेकर वहां से निकल जाते हैं। यहाँ चार्ली सबसे पहले उस गैस स्टेशन पर जाता है और वो गैस स्टेशन का ओनर चार्ली को देखकर खुद को लॉक कर लेता है। यहाँ ये साफ हो जाता है कि ये गैस स्टेशन का ओनर उन कैनिबल्स को जानता था और उनसे मिला हुआ था। चार्ली उस गैस स्टेशन पर लगे उस मैप को हटा देता है जिसमें बियर माउंटेन वाली रोड का डायरेक्शन मेंशन था। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर उस जले हुए केविन का इन्वेस्टिगेशन करने आया है और वहाँ उसे कुछ डेड बॉडीज भी दिखती है और तभी थ्री फिंगर्स उस पुलिस ऑफिसर पर अटैक कर देता है। मतलब साफ है कि थ्री फिंगर्स किसी तरह उस आग से बच के निकल गया है और ये मूवी यही एंड हो जाती है। यदि आप इसके दूसरे पार्ट्स का भी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और आपको यदि एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और आप हॉलीवुड डायरी को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपने अभी तक हॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। एक बार फिर से आप सभी का हॉलीवुड डायरी परिवार का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।